नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त बड़ी और अहम खबर से, जहां पर जेपी नड्डा का आज आगरा दौरा है। और इस वक्त की ये बड़ी खबर, जहां पर अध्यक्ष आगरा के दौरे पर होंगे और इस दौरान जेपी नड्डा कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। जेपी नड्डा आज सुबह 10:30 बजे आगरा पहुंचेंगे। इसके बाद वो जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी और बाकी टीमों के साथ बैठक करेंगे। और वहीं एक और खबर सामने आ रही है, जहां पर मध्य प्रदेश की कैथन नदी पर बना पुल बाढ़ के पानी में बहा और अशोकनगर में ये बाढ़ का पानी आया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, जहां पर मध्य प्रदेश की कैथन नदी पर ये पुल बना हुआ है, जहां पर पानी में बहा है पुल और अशोकनगर के जहां पर ये बाढ़ आई है। और यहाँ आपको बता दें इस वक्त की ये बड़ी खबर, जहां पर बारिश का कहर जारी है। और इसके अलावा आपको बता दें, मध्य प्रदेश के अलावा कई राज्यों में भी बारिश का कहर बरकरार है। जिसके बाद आपको बता दें, मध्य प्रदेश की कैथन नदी पर बना हुआ है पुल। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर बीजेपी का, आपको बता दें इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां पर जेपी नड्डा आज सुबह 10:30 बजे आगरा पहुंचे हैं। और आपको बता दें इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां पर आगरा पहुंचकर कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेने वाले हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष और बाकी टीम के साथ बैठक करने वाले हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आज आगरा दौरे पर है। इस दौरान जेपी नड्डा कई कार्यक्रमों में शिरकत करने वाले हैं। और आपको बता दें, आज सुबह करीब 10:30 बजे आगरा पहुंचेंगे और कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। अब वहीं इस वक्त एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर मध्य प्रदेश की कैथन नदी पर बना पुल बाढ़ के पानी में बहा और अशोकनगर में बुरा हाल है। भोपाल से 200 किलोमीटर दूर अशोकनगर और जिले के घाट बमुलिया गांव में राष्ट्रीय मार्ग के पुल को बाढ़ के पानी में बहा दिया गया। और वहीं आपको बता दें, कैथन नदी पर बने इस पुल के नीचे की मिट्टी को पानी के तेज बहाव ने बहा दिया और फिलहाल इस आधे टूटे पुल पर आवागमन रोक दिया गया। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां पर बारिश के कहर अभी भी बरकरार है। और आपको बता दें, अशोकनगर में बुरा हाल हो चुका है। इस दौरान पुल बहा गया और आधे टूटे पुल पर आवागमन रोक दिया गया। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां पर कैथन नदी पर बना पुल बाढ़ के पानी में बह गया है, जिसके बाद वहां का आवागमन रोक दिया गया। और आपको बता दें, अशोकनगर में बुरा हाल है, जिसके चलते बाढ़ से लोग प्रभावित है। और आपको बता दें, आधे पुल पर आवागमन रोक दिया गया। भारत के 23 वर्षीय युवा जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में देश के लिए इतिहास रच दिया है। भारत के ओलंपिक इतिहास में पहली बार नीरज चोपड़ा के रूप में किसी एथलीट ने जेवलिन थ्रो प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता और देश का सर गर्व से ऊंचा कर दिया। और इस खेल में नीरज से पहले किसी भी एथलीट ने यह कामयाबी हासिल नहीं की थी। वो देश के लिए गोल्ड जीतने वाले पहले एथलीट बन गए। और फाइनल राउंड में नीरज चोपड़ा ने कमाल कर दिया और ट्रैक एंड फील्ड स्पर्धा में ये मुकाम हासिल करने वाले पहले भारतीय बने। और यही नहीं, उन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत को पहला गोल्ड मेडल भी दिलाया। इसके अलावा वो भारत की तरफ से ओलंपिक इतिहास में गोल्ड मेडल जीतने वाले दूसरे खिलाड़ी बने हैं। उनसे पहले शूटर अभिनव बिंद्रा ने यह कमाल 2008 बीजिंग ओलंपिक में 10 मीटर एयर राइफल में किया था। फाइनल मुकाबले में नीरज की शुरुआत अच्छी रही और उन्होंने पहले थ्रो में 87.03 मीटर भाला फेंक कर अपने इरादे जाहिर कर दिए। और पहले थ्रो खत्म होने के बाद वो पहले स्थान पर रहे। दूसरे थ्रो में नीरज ने पहले से ज्यादा दम दिखाते हुए भाले को 87.58 मीटर दूर फेंका और दूसरे राउंड में वो पहले स्थान पर बने रहे। और आपको बता दें, तीसरे थ्रो में नीरज चोपड़ा नीचे आ गए और 76.89 मीटर भाला ही फेंक पाए, लेकिन वो टॉप पर बने रहे। और चौथे राउंड में उनके थ्रो को अमान्य करार दिया गया, लेकिन इसके बावजूद वो पहले स्थान पर बने रहे। पांचवें राउंड में नीरज चोपड़ा का थ्रो फिर से अमान्य करार दिया गया, इसके बावजूद वो टॉप पर मौजूद रहे।
और वहीं टोक्यो ओलंपिक के जैवलिन थ्रो इवेंट में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीत का इतिहास रच दिया और एथलीट में भारत की ओर से ओलंपिक मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा पहले खिलाड़ी बन गए हैं। और नीरज चोपड़ा की एक खास कारनामा करते ही उन पर इनामों की बारिश शुरू हो गई। पानीपत के रहने वाले नीरज चोपड़ा को हरियाणा सरकार ने 6 करोड़ रुपए और सरकारी नौकरी देने का फैसला किया है। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने नीरज चोपड़ा को बधाई देते हुए कहा कि नीरज चोपड़ा ने पूरे देश को जीत लिया है। और उन्होंने आगे कहा कि नीरज चोपड़ा ने न केवल पदक जीता बल्कि पूरे देश का दिल भी जीता। देश इस पल का लंबे समय से इंतजार कर रहा था और पूरे देश को उन पर गर्व है। हरियाणा सरकार ने ओलंपिक खेलों की शुरुआत से पहले ही ऐलान कर दिया था कि हरियाणा का जो भी खिलाड़ी ओलंपिक गोल्ड जीत कर लाएगा उसे 6 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। नीरज चोपड़ा को हरियाणा सरकार ने ग्रेड ए की नौकरी देने का वादा भी किया। इसके साथ ही पंचकुला में फ्लैट खरीदने पर भी सरकार नीरज चोपड़ा को रियायत देगी। केंद्र के संसद में बिजली संशोधन विधेयक 2020 पेश करने के जन विरोधी कदम का विरोध करते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखकर इस विधेयक पर आगे नहीं बढ़ने का अनुरोध किया। बिजली विधेयक 2021 विद्युत उपभोक्ताओं को विभिन्न सेवा प्रदाताओं में से चुनाव का विकल्प देता है, ठीक उसी तरह जैसे कि उनके पास टेलीकॉम सेवाओं में विकल्प उपलब्ध है। लोकसभा के 12 जुलाई 2021 को जारी बुलेटिन के मुताबिक सरकार ने इसे उन 17 नए विधेयकों की सूची में रखा है जिन्हें संसद के मौजूद सत्र में पेश करने की उसकी योजना है। और वहीं ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री से अनुरोध किया कि वो ये सुनिश्चित करें कि इस विषय पर व्यापक आधार वाला और पारदर्शी संवाद जल्द से जल्द शुरू किया जाए। और उन्होंने रेखांकित किया कि ये विधेयक सरकारी सार्वजनिक उपयोगिता निकायों की भूमिका को कमतर करेगा और साठगांठ वाले पूंजीवाद को बढ़ावा देगा। और वहीं मुख्यमंत्री ने लिखा, मैं काफ़ी आलोचना झेल चुके विद्युत विधेयक को संसद में पेश करने की केंद्र सरकार की नई पहल के खिलाफ फिर से अपना विरोध दर्ज करवाने के लिए ये पत्र लिख रही हूँ। और इसे पिछले साल पेश किया जाना था, लेकिन हम में से कई लोगों ने मसूदा विधेयक के जन विरोधी पहलुओं को रेखांकित किया था और कम से कम मैंने 12 जून 2020 को आपको लिखे अपने पत्र में विधेयक के मुख्य नुकसानों के बारे में विस्तार से बताया था। और वहीं स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राजधानी दिल्ली की सुरक्षा चाक चौबंद है। खासतौर से लाल किला की सुरक्षा को लेकर अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं। ऐसा पहली बार हुआ है जब लाल किले की सुरक्षा में दिल्ली पुलिस, अर्धसैनिक बल, सेना के जवानों की तैनाती के साथ साथ बड़े बड़े कंटेनरों की एक ऊंची दीवार खड़ी की गई है। इतना ही नहीं, जनता को सजग रखने के लिए दिल्ली पुलिस ने लाल किले के आसपास मोस्ट वांटेड आतंकियों के पोस्टर भी चिपका दिए हैं, जिसमें 6 वांटेड आतंकियों के फोटो, नाम और पता लिखे हुए हैं। दिल्ली पुलिस ने जनता से अपील की है कि इन आतंकियों की जानकारी जिस किसी के पास भी हो, दिल्ली पुलिस से साझा की जाए। और दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि ऐसे इनपुट मिले हैं कि किसान आंदोलन की आड़ में कुछ उपद्रवी 26 जनवरी जैसी हरकत दोहरा सकते हैं और यही वजह है कि बड़े बड़े कंटेनरों को सुरक्षा की दीवार के तौर पर लगाया गया। और दूसरी बात यह भी है कि प्रधानमंत्री लाल किला की प्राचीर से देश को संबोधित करते हैं और इस बार कंटेनरों की वजह से लाल किले के सामने स्थित चांदी चौक से पहले की तरह कोई भी प्रधानमंत्री को देख नहीं सकेगा। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किला के आसपास का इलाका नो फ्लाइंग जोन रहता है। सुरक्षा के लिहाज से हर साल एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम लाल किले के आसपास तैनात किया जाता है। इस वर्ष खुफिया एजेंसियों ने इनपुट दिया है कि लाल किला और राजधानी दिल्ली के कुछ वीवीआईपी इलाकों पर ड्रोन के माध्यम से हमला किया जा सकता है, जिसे ध्यान में रखते हुए इस साल लाल किला के आसपास ड्रोन रडार सिस्टम भी तैनात किया जाएगा।
और जिसकी तैनाती 10 अगस्त तक कर दी जाएगी। और पुलिस अधिकारियों का कहना है कि ये रडार सिस्टम आसपास उड़ रहे ड्रोन की फ्रीक्वेंसी को कैच करने के बाद उसे फ्रीज कर देता है, जिसकी वजह से ड्रोन उड़ नहीं पाता और नीचे गिर जाता है। इस रडार सिस्टम की रेंज लगभग 5 किलोमीटर होती है। और वहीं दरभंगा के राज परिसर में अवस्थित प्रसिद्ध श्यामा मंदिर की दहलीज पर मंदिर के ही पुजारी ने एक महिला भक्त को बाल पकड़कर पीट डाला और पुजारी की पिटाई का वीडियो किसी ने बना लिया और अब ये वीडियो तेजी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल भी होने लगा। पुजारी की करतूत जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, मंदिर प्रबंधन ने पिटाई करने वाले पुजारी को तत्काल काम से अलग कर दिया। हालांकि महिला की तरफ से खबर लिखे जाने तक कहीं कोई शिकायत नहीं आई और ना ही महिला की अब तक पहचान हो पाई है। और बताया जाता है कि घटना 2 दिन पहले की है। पीड़ित महिला मंदिर की सीढ़ी चढ़ मंदिर के अंदर जाकर मां श्यामा माई की पूजा करने की जिद पर अड़ी थी, लेकिन कोरोना गाइडलाइन के चलते मंदिर बंद था। इसके बाद महिला ने मंदिर के बंद द्वार को जबरन खोलने का प्रयास किया। इसके बाद पुजारी ने उसे बाल खींचकर पीटा और वीडियो की पुष्टि करते हुए मंदिर के प्रबंधक चौधरी हेमचंद राय ने कहा कि किसी भी महिला के साथ ऐसा सलूक करना उचित नहीं है और तत्काल आरोपी पुजारी को काम से अलग कर दिया गया। और उन्होंने बताया कि पूरे मामले की जांच अब मंदिर कमेटी करेगी, इसके बाद कोई फैसला लिया जाएगा। और उन्होंने इस दौरान ये भी कहा कि महिला मानसिक रूप से विक्षिप्त थी, लेकिन ये तर्क देते समय वो भूल गए कि किसी विक्षिप्त महिला के साथ भी ऐसा सलूक जायज नहीं ठहराया जा सकता। वहीं दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले प्रत्येक बच्चे के भीतर देशभक्ति और राष्ट्रीयता की भावना पैदा करने के लिए राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की शासकीय निकाय ने शुक्रवार को देशभक्ति पाठ्यक्रम की रूपरेखा को अंगीकार कर दिया और देशभक्ति पाठ्यक्रम मौजूदा शैक्षणिक सत्र से दिल्ली के सभी सरकारी स्कूलों में लागू किया जाएगा। और वहीं आपको बता दें कि ये देश की आज़ादी का 75वां वर्ष भी है और देशभक्ति पाठ्यक्रम समिति की सिफारिश के आधार पर SIRT के निदेशक रजनीश कुमार सिंह द्वारा देशभक्ति पाठ्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की गई। और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा, यह जरूरी है कि हम अपने मूल्यों और कार्यों के बीच की खाई को कम करें और ये सुनिश्चित करें कि समानता, बंधुत्व और न्याय के संवैधानिक आदर्शों का पालन बच्चे अपने दैनिक जीवन में भी करें। और वहीं राहुल के ट्विटर अकाउंट को ट्विटर ने अस्थायी रूप से सस्पेंड कर दिया है। और वहीं इसकी जानकारी देते हुए कांग्रेस पार्टी ने बताया है कि अकाउंट को फिर से बहाल करने की प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है। ट्विटर ने कांग्रेस नेता राहुल का अकाउंट को अस्थायी तौर पर सस्पेंड किया। कल शाम ट्विटर ने राहुल गांधी द्वारा दिल्ली कैंट कथित रेप मर्डर मामले में बच्ची के माता पिता की साझा की गई तस्वीर को हटा दिया था। संभवतः इसी मामले में उनके अकाउंट पर कार्रवाई भी की गई। राहुल के ट्विटर अकाउंट को अस्थायी रूप से सस्पेंड किए जाने की जानकारी देते हुए कांग्रेस पार्टी ने बताया है कि अकाउंट को फिर से बहाल करने की प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है। राहुल गांधी ने ट्विटर की बजाय इंस्टाग्राम के जरिए नीरज चोपड़ा और बजरंग पूनिया को ओलंपिक मेडल की मुबारकबाद दी और राहुल के ट्वीट न करने से उनके अकाउंट सस्पेंड होने के कयास लगाए जा रहे थे। और वहीं बाद में कांग्रेस पार्टी ने ही ट्वीट कर इसकी पुष्टि कर दी। हालांकि आधिकारिक तौर पर यह नहीं बताया गया है कि राहुल के अकाउंट पर कार्रवाई क्यों की गई है।
वहीं उत्तराखंड में वेतन कटौती और सहकारी बचत ऋण खाते पर रोक के फैसले पर रोडवेज प्रबंधक के साथ कर्मचारी आर पार की लड़ाई को गत 7 जुलाई को बनाया गया। गौरतलब है कि रोडवेज कर्मचारियों का मोर्चा एक महीने में ही टूट गया। रोडवेज कर्मचारी यूनियन के साथ अंदरूनी विवाद के रोडवेज एम्प्लॉयज़ यूनियन ने खुद को मोर्चा से अलग कर दिया। तो वहीं एम्प्लॉयज़ यूनियन के प्रदेश महामंत्री रविंदर ने कहा कि कर्मचारी यूनियन ने उनके साथ छलावा किया, इसलिए उन्होंने मोर्चा से अलग होने और संयोजक का पद छोड़ने का निर्णय किया है। रोडवेज की गत 5 जुलाई को हुई बोर्ड बैठक में कर्मचारी का वेतन आधा करने के फैसले से खड़े हुए विवाद में कर्मचारी ने आंदोलन का ऐलान किया था। उस वक्त रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद ने चेतावनी दी थी कि वो 14 जुलाई से हड़ताल करेगी, जबकि बाकी 4 यूनियनों ने संयुक्त मोर्चा बनाकर 15 जुलाई से हड़ताल की चेतावनी दी थी। उत्तरांचल रोडवेज कर्मचारी यूनियन के साथ 3 कर्मचारी संगठनों ने उत्तराखंड परिवहन निगम संयुक्त मोर्चा का गठन करने का फैसला किया था और कर्मचारी यूनियन के प्रदेश महामंत्री अशोक कुमार चौधरी ने इस संबंध में पहल की थी। कर्मचारी यूनियन के साथ संयुक्त मोर्चा में रोडवेज एम्प्लॉयज़ यूनियन, SC/MST श्रमिक संघ एवं परिवहन निगम मजदूर संघ शामिल हुए थे और समस्त यूनियनों के एक प्रांतीय पदाधिकारियों को मोर्चा में संयोजक बनाया गया था और तय हुआ था कि भविष्य में कर्मचारी के हित में संयुक्त मोर्चा के बैनर तले ही आंदोलन किया जाएगा। और वहीं इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आर्य न्यूज़।